हेलो बच्चों, स्वागत है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, जो 6 प्रकार हम लोगों ने डील किया। अब दूसरा इस वीडियो में मैं लैंगिक जनन के बारे में जो बातें दी गई है आपके बुक में, कोर्स में, उसको डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है उस पहले वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप उसको पहले देख लें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो लैंगिक जनन क्या है? तो देखिए, लैंगिक जनन में एक जीव द्वारा या अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब कोई जीव नर और मादा युग्मक का निर्माण करे, वो एक जीव भी हो सकता है या दो अलग अलग जीव, अलग अलग लिंग वाले नर और मादा, अलग अलग लिंग वाले जीव नर और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं और वो युग्मक फिर संलयित होकर के युग्मनज बने और वो युग्मनज विकसित होकर के अगर नया जीव का निर्माण कर रहा है तो इस तरह का कोई जनन है तो इसको हम बोलेंगे लैंगिक जनन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक या आपस में भी समरूप नहीं होते हैं। ये यहाँ पे जो बातें कही जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग अलैंगिक जनन देखे थे कि वहाँ पे जो जीव उत्पन्न हो रहे थे वो अकारिकीय और अनुवांशिक रूप से, दोनों ही रूप से वो समान रहते थे, है ना, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे लैंगिक जनन में जो जीव जनन करते हैं तो यहाँ पे ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं। यही बात है यहाँ पे कि समरूप नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह जनन की एक धीमी विधि है। तो यह धीमी विधि क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कई इवेंट्स जो है, घटनाएं होती है, तब जाके ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि आप इसमें इसी सेक्शन में पढ़ेंगे कि गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, यानी युग्मक का निर्माण होता है, फिर युग्मक का स्थानांतरण होगा, फिर निषेचन होगा, फिर निषेचन पास की घटनाएं होगी। तो ये सभी प्रक्रियाएँ थोड़ी लंबी खींचती है, इसीलिए यह जनन की लंबी विधि है ना, धीमी विधि थोड़ी ये लंबी विधि है, यानी कि धीरे धीरे चलती है। नेक्स्ट है, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी जीव जैसे कि जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद तुरंत वो जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना का विकास अभी नहीं हुआ है। तो उसको विकास करने के लिए उसको समय चाहिए, तो वो समय के बाद ही वो लैंगिक जनन कर सकता है। तो इसी लैंगिक जनन के आधार पर पूरे जीवन काल को, जो जीव के जीवन काल है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो देखिए 3 अवस्थाएं क्या क्या है। पहला किशोरावस्था, दूसरा जनन प्रावस्था और तीसरा जीर्यवान प्रावस्था। किशोरावस्था जुवेनाइल फेज, जनन प्रावस्था रिप्रोडक्टिव फेज और जीर्यवान प्रावस्था सीनेसेंस या ओल्ड एज। तो जुवेनाइल देखते हैं एक एक करके। किशोरावस्था किसे कहते हैं? सभी जीव जीवन के एक स्तर तक वृद्धि करते हैं, जिसके बाद ही वे जनन के योग्य होते हैं, जो हम लोग बात पहले डिस्कस की। अब इसी अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर के जनन के पूर्व, जिस जनन शुरू करने के तक की अवस्था जो आती है उसको किशोरावस्था कहते हैं। ये किशोरावस्था शब्द जो है वो पादप में हम यूज नहीं करते हैं, तो पादप के लिए ये अवस्था को हम कायिक प्रावस्था कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था में फर्स्ट पॉइंट देखिए कि किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था के बाद जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है, ऑब्वियस है। नेक्स्ट है, उच्च श्रेणी के पौधों में जनन प्रावस्था का प्रारंभ उसके फूल निकलने के समय से माना जाता है। तो पुष्पी पादप जो होते हैं, है ना, एंजियोस्पर्म में जो पुष्पी पादप हैं, तो पुष्पी पादप में आप कैसे पहचानेंगे कि जनन का प्रावस्था उनका शुरू हो गया, है ना। तो पुष्पी पादपों में पहचानने का तरीका है कि जब पुष्प का निकलना शुरू हो गया, जब पुष्प निकल रहे हैं
पौधे से, तो हम मान लेते हैं कि उनका जनन अवस्था जो है वो प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्प निकलने की आवृत्ति के आधार पर पुष्पी पादपों को 2 वर्गों में बांटा जाता है ना। ये क्या है कि पौधे में कुछ पौधे आप अगर अपने आसपास देखते होंगे कि उनके जीवन में एक ही बार पुष्प निकलता है। कुछ पौधे ऐसे भी आप देखे होंगे जो बार बार पुष्पन उसमें होता है। तो उसी के आधार पर हम पौधे को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक मोनोकार्पिक, दूसरा पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक किसे कहते हैं, वही अभी जैसे बताया गया, वैसे पादप जिसमें पुष्प उसके जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं, और उसके बाद मर जाते हैं। मतलब पूरे अपने जीवन काल में 1 साल का या 2 साल का जो भी जीवन काल हो उसमें एक बार पुष्प निकले और उसके बाद वो पौधे में दोबारा पुष्प नहीं निकलेगा, वो पौधा मर जाएगा। तो इसमें गेहूँ है, धान है, गेंदा है ना। एक इसमें स्पेशल केस है बैम्बू के बारे में। बैम्बू स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें पुष्पन जो है वो 50 से 100 साल बाद निकलता है और पुष्पन के बाद वो कुछ दिन बाद मर जाता है। तो ये कुछ स्पेशल केस है बैम्बू केस में कि इसमें भी पुष्पन एक ही बार होता है 50 से 100 साल बाद। अब देखें नेक्स्ट, वैसे पादप जिनमें पुष्प उनके जन्म प्रावस्था में एक से अधिक बार निकलते हैं वैसे पादप को पॉलीकार्पिक कहा जाता है। ठीक है, एक से अधिक बार निकल रहा है तो पॉलीकार्पिक हो गया। जैसे आम है, सेब है, कटहल है आदि। इसमें भी एक स्पेशल केस दिया हुआ है नीलकुलंजी, जिसको स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना बोलते हैं। ये नीलकुलंजी पौधे में पुष्पन जो है वो 12 साल के बाद आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतर पुष्पन के काल को वयस्कता कहा जाता है। अब ये जो शब्द है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि भाई जो पुष्पन हो रहा है ना, अब पुष्पन हुआ 1 साल में, आम का पेड़ ले लीजिए, पुष्पन हुआ 1 साल, अब 1 साल के अंतराल के बाद दोबारा पुष्पन हो रहा है, तो उस अंतराल को क्या कहेंगे? तो उस अंतराल के लिए एक अलग से शब्द वयस्कता या मैच्योरिंग फेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार और उनकी शारीरिकी और आकारिकी के बदलाव से प्रकट होता है। ये पॉइंट है जंतुओं के लिए। हम लोग पौधे के लिए देखें तो पुष्पी पौधे में जो जन्म प्रावस्था प्रारंभ हो रहा है वो पुष्पन से हम देखते हैं कि पुष्प अगर निकलने लगे तो जन्म प्रावस्था प्रारंभ हो गया। प्राणियों में यानी जंतुओं में हम कैसे पता करते हैं? तो जंतुओं में हम उनके प्रजनन व्यवहार को देखते हैं, है ना, और उनकी शारीरिकी और आकारिकी जो अंतर है, बदलाव है, उसको देखते हैं। तो उससे पता कर लेते हैं कि उनमें जनन प्रावस्था प्रारंभ होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे जंतु सालों भर जनन नहीं करते बल्कि वे किसी विशेष मौसम में प्रजनन करते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। यानी किसी मौसम, जैसे मेढक आप देखे होंगे कि बरसात में प्रजनन करते हैं, है ना, कुछ छिपकली है, पक्षी है, तो ये एक विशेष मौसम में देखे होंगे कि घोंसला बनाते हैं। पक्षियों को अब किसी पक्षी को अगर आप गौर किए होंगे तो एक विशेष मौसम में ही घोंसला बनाती है। तो घोंसला क्यों बनाती है? वो प्रजनन की अवस्था उनकी आने वाली है, शुरू होने वाली है, तो घोंसला बनाते हैं। तो वो एक खास सीजन में ही करते हैं। तो ऐसे प्राणी जो एक किसी खास सीजन में प्रजनन करते हैं उसको मौसमी प्रजनक कहते हैं, सीजनल ब्रीडर। इसमें मेढक, छिपकली, पक्षी आपका एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह जो सतत है, यानी कि जो कभी भी कर सकते हैं, सालों भर कभी भी कर सकते हैं, कोई मौसम उनकी बाध्यता नहीं होती है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, जैसे मवेशी, चूहा, मनुष्य आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी, है ना, जो प्लेसेंटल मैमल होते हैं, जिनका जो शिशु होता है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, तो प्लेसेंटल अपरास्तनी इसको बोलते हैं। मादा के अंडाशय में सक्रियता, अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक परिवर्तन आते हैं। ये क्या कहा? ये अंडाशय जो है जिसमें एक होता है, यानी अंडाणु होते हैं जहाँ उनका निषेचन होकर के विकास होता है, तो उस अंडाशय में उनका एक चक्रिक परिवर्तन आता है। ठीक है, ये जो अंडाशय है, अंडाणु का निर्माण होता है, तो इस अंडाणु का निर्माण में ठीक है के दौरान बराबर जब निर्माण हुआ, फिर उसका विनाश हुआ, है ना, फिर उसका निर्माण हुआ, तो इस दौरान उनमें कुछ चक्रिक परिवर्तन के शरीर में जो गर्भाशय है उसमें एक चक्रिक परिवर्तन आएगा। इस चक्रिक परिवर्तन मतलब कि पीरियोडिक, एक खास समय में, चाहे महीना में आए चाहे साल में आए, तो ये कुछ दिनों
या से लेकर कुछ महीनों तक एक खास अंतराल में एक चक्रिक परिवर्तन आते हैं। तो ऐसे चक्रिक परिवर्तन को हम 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, पहला है कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे कि गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में ये चक्रिक परिवर्तन को हम मध्य चक्र या ईस्टस साइकिल कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर चक्रिक परिवर्तन, ये दोनों ईस्टस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये दोनों में थोड़ा अंतर है जो कि बाद में हम लोग डील करेंगे किसी वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है कि नॉन प्राइमेट जो है, जिसमें गाय, भेड़ और चूहा, हिरन, कुत्ता आदि आते हैं, इसमें जो चक्रिक परिवर्तन होते हैं उसको ईस्टस साइकिल या मध्य चक्र कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिए कि प्राइमेट स्तनधारियों जैसे कि बंदर है, एप्स है, मनुष्य है, इसमें जो चक्रिक परिवर्तन आते हैं इसको ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है ना। इन दोनों में एक बेसिक जो डिफरेंस है, जो ईस्टर साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं होता है जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लो होता है। बाकी सब डिफरेंस फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट, तीसरा जो प्रावस्था है, जीर्यवान प्रावस्था, उसको देखा जाए कोई खास नहीं है। यह जनन परिपक्वता और मृत्यु के बीच का काल है, यानी कि जनन हो गया, जनन का ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है और वो उनका जब एक समय के बाद मृत्यु होगी तो इस दोनों के बीच में जो काल हुआ, इस काल को ही हम जीर्यवान प्रावस्था या सीनेसेंस फेज या ओल्ड एज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल के दौरान शरीर के सभी अंगों की कार्यक्षमता घटने लगती है। तो ये बात भी आप जानते होंगे कि भाई जब बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे ये शारीरिक अंग जो हैं वह उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है। आँख से कम दिखाई देगा, कान से कम सुनाई देगा, है ना, स्वस्थ नहीं रहेंगे वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, इसमें जो पॉइंट है नोट करने वाली कि ये जो प्रावस्थाएं हम लोग देखें, पहला हमारा किशोरावस्था, प्लांट के लिए कायिक प्रावस्था, दूसरा हमारा था जनन प्रावस्था और तीसरा जीर्यवान प्रावस्था। ये सारी प्रावस्था आखिर आती क्यों है, कैसे आती है, इसका कौन कारण है ना। तो इसका मुख्य कारण जो है हार्मोन है। ये हार्मोन ही है जिसके वजह से ये सारी प्रावस्थाएं हमारे बीच में घूमते रहती है। चलिए, अब नेक्स्ट है लैंगिक जनन की घटनाएं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी यहाँ पे हम लोग डील करेंगे कि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ से होती है ना। और ये जो चीज़ें हैं हम देखेंगे कि लगभग सभी जीव जो भी लैंगिक जनन करते हैं उसमें कॉमन है, मोर और लेस सब कॉमन है। तो इसी चीज़ के जो है हम लोग इसमें आगे देखते हैं एक करके। देखिए, परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें मूलभूत समानता होती है ना। सुविधा के लिए इन घटनाओं को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। वही बात है जो अभी हम लोग जो बात किया। अब ये तीनों घटनाएं क्या क्या है देखिए। पहला, निषेचन पूर्व घटनाएं, चूँकि लैंगिक जनन होगा तो निषेचन होना है वहाँ पे। किसका निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन। तो निषेचन के पहले जो घटना होगी उसको हम बांट दिए, उसको हम एक अलग हेडिंग दे दिए, निषेचन पूर्व घटनाएं। फिर दूसरा हो गया निषेचन और तीसरा हो गया निषेचन पार्श्व घटनाएं, यानी निषेचन के बाद की घटनाएं जो होगी। इस तीनों में हम क्या देखेंगे हम लोग, निषेचन के पूर्व में क्या क्या होगी। तो निषेचन के पूर्व में गैमीट यानी युग्मक का निर्माण होगा और जब निर्माण हो गया तो उसका स्थानांतरण होगा, उसको हम लोग देखते हैं आगे। फिर उसके बाद जब स्थानांतरण हो गया तो दूसरा जो पॉइंट हम लोग का है निषेचन, वो प्रक्रिया होगी। और जब निषेचन हो जाएगा तो युग्मज बनेंगे और भ्रूण का विकास होगा। तो वो तीसरा हम देखेंगे हम लोग। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निषेचन पूर्व की घटनाएं। निषेचन के पूर्व 2 प्रमुख घटनाएं घटती हैं। पहला युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन में देखें, युग्मक जनन के दौरान नर और मादा, यहाँ एक मादा छूट गया, तो युग्मक जनन के दौरान नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, युग्मक अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब 1 एन कंडीशन, जिसका क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट हो, 2 सेट में न होता हो, वो अगुणित कहलाता है। तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, याद रखिएगा, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं जबकि युग्मज हमेशा द्विगुणित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं, फिर इसको पॉइंट को नीचे देखेंगे क्या पॉइंट बता रहा है। इस डायग्राम में आप पहले हरे रंग का जो 2 देख रहे हैं कोशिका जैसी संरचना, ये युग्मक है। अब ये युग्मक एक मेल एक फीमेल है, एक नर है एक मादा है। क्या इसको देखकर आप बता पा रहे हैं कि कौन मेल का है कौन फीमेल का है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों?
क्योंकि दोनों का आकार सेम है, दोनों की आकृति सेम है। तो जब आकार सेम होता है युग्मक का, तो हमको इसके लिए एक अलग शब्द मिलता है, वो है समयुग्मकी। ठीक है। और दूसरे फिगर में देख रहे हैं एक बड़ा स्ट्रक्चर है, दूसरा एक छोटा स्ट्रक्चर है। तो इसमें युग्मक एक बड़ा है और एक युग्मक छोटा है। तो एक दूसरा कंडीशन मिला जिसमें युग्मक का आकार नर और मादा का अलग अलग होता है। तो इसी के आधार पर 2 पॉइंट है। देखिए कि जब नर और मादा युग्मक आकृति और आकार में एक समान होते हैं तो ऐसे युग्मक को समयुग्मक या आइसोगैमिट्स और होमोगैमिट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए शैवाल का युग्मक। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो गया कि जब अलग अलग हो, आकार और आकृति अलग अलग हो, तो हम इसे को विषम युग्मक या हेट्रोगैमिट्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जीवों में लैंगिकता। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है जीवों में लैंगिकता। अब इस पर देखते हैं कि क्या क्या है इसमें बातें बताई जा रही है। तो देखिए, इससे समझिए डायग्राम से पहले, ये पौधा आप पहचान लिए होंगे, ये अड़हुल या चाइना रोज या इसको हिबिस्कस भी कहते हैं, जो कि बॉटनिकल नेम है। तो यह जो पौधा है इसमें पुष्प, इसके पुष्प पर गौर किए होंगे तो इसमें नर और मादा स्ट्रक्चर संरचना एक ही पुष्प में मिलता है। ठीक है। दूसरा डायग्राम देखिए, ये पौधा किसका है? पपीता। तो पपीते में जो पुष्प है, एक पपीते के पेड़ में केवल नर पुष्प या किसी दूसरे पौधे में केवल मादा पुष्प को आप पाएंगे, है ना। एक ही पौधे में नर और मादा पुष्प पपीते में जनरली आप नहीं पाएंगे, है ना। तीसरा पौधा देखिए, यहाँ ये आप मकई का पौधा है, मेज। अब ये मेज में आप देख रहे होंगे कि एक पुष्प ऊपर होता है, सबसे ऊपर, है ना, और एक बीच में आप देख रहे हो नीचे में जहाँ पे मक्का लगता है, मक्का का बीज लगता है। तो यहाँ दोनों जो आप तरह के पुष्प जो हैं वो अलग अलग युग्मक को जो अलग अलग संरचना को धारण किए होते हैं। जैसे ऊपर नर का पुष्प होता है, नर संरचनाधारी, और नीचे वाला मादा संरचनाधारी पुष्प होता है। तो एक कंडीशन ही हो गया। एक और कंडीशन इसमें आप पाएंगे, है ना। तो ये सारे कंडीशंस को अलग अलग शब्द से हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला कि जब एक ही पादप में नर और मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है तो ऐसे पादप को द्विलिंगी कहा जाता है। जैसे अड़हुल में देख रहे हैं कि एक ही पादप में नर और मादा संरचनाएं पाई जा रही है ना, तो द्विलिंगी होगा। और दूसरे पौधे में जैसे पपीता देख रहे थे, क्या है कि मादा या नर, है ना, जब दोनों नर और मादा जनन संरचनाएं भिन्न भिन्न पादप में पाई जाती है तो ऐसे पादप को एक लिंगी कहा जाता है। तो पपीता यहाँ पे एक लिंगी हो गया क्योंकि केवल मादा है, चाहे केवल नर है। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में द्विलिंगी जब दोनों लिंग एक ही पौधा में हो, और एक लिंगी केवल एक ही लिंग एक पौधा में हो, चाहे नर चाहे मादा। दूसरा पॉइंट देखिए कि एक लिंगी नर पुष्प में, जैसे कि पपीता में देख रहे हैं एक लिंग है ना, एक पुष्प में केवल नर वाला स्ट्रक्चर हो या किसी दूसरे पुष्प में केवल मादा वाला स्ट्रक्चर हो, तो एक लिंगी नर पुष्प में पुंकेसर होता है ना। अगर अतः तो इसे पुंकेसरी पुष्प कहेंगे। ठीक है। एक लिंगी नर पुष्प में पुंकेसर होगा, नर पुष्प है तो पुंकेसर होगा। तो किसी पुष्प में अगर आपको केवल पुंकेसर दिख रहा है तो वो नर पुष्प है और उसे हम पुंकेसरी पुष्प कहेंगे। क्लियर। और इसी तरह से कोई दूसरा पुष्प है और उसमें केवल स्त्री केसर दिख रहा है तो वह एक मादा पुष्प होगा, और इस तरह के पुष्प को हम स्त्री केसरी या पिस्टिलेट कहेंगे। तो एक स्टेमिनेट, दूसरा पिस्टिलेट। स्टेमिनेट नर पुष्प है और पिस्टिलेट मादा पुष्प हुआ। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जब पुंकेसरी तथा स्त्री केसरी पुष्प एक ही पादप में पाया जाता है तो पुंकेसरी, जैसे कि मेज में आप देखें, है ना, मकई में, कि पुंकेसरी यानी कि नर पुष्प सबसे ऊपर है, स्त्री केसरी सबसे थोड़ा सा बीच में, पौधे के बीच में आप देखेंगे जहाँ मकई का बीज लगता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है नर और मादा एक ही पौधे पर पाए जाएंगे तो ऐसे पौधे को हम मोनोसियस
या उभयलिंगी कहेंगे। यहाँ एग्जाम्पल कुकुरबिट और नारियल का है। और जब एक पादप में केवल एक ही हो पुष्प हो, चाहे नर या मादा वाला, है ना, यानी कि पुंकेसरी हो चाहे स्त्री केसरी हो, जैसे कि आप पपीता में देखे थे, तो ऐसे पादप को एक लिंगाश्रयी या डायोसियस कहते हैं, जैसे पपीता, खजूर। ठीक है, नेक्स्ट। अब यही कंडीशंस अगर फंजाई में हो, देखिए पढ़ लीजिए पहले, बहुत से फंजाई और शैवाल में द्विलिंगी स्थिति को समथैलेसी कहा जाता है, जबकि एक लिंगी स्थिति को विषमथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या कहा, क्यों कहा है। देखिए, जो फंजाई या शैवाल होते हैं उसमें रूट, स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, जड़, तना और पत्ती विभेदित नहीं होते हैं। तो जब विभेदित नहीं होते हैं तो हम उसको कैसे कहेंगे कि भाई मोनोसियस है पौधा या डायोसियस है ना, वहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है। तो वहाँ पुष्प, एक तो पुष्प की बातें नहीं है कि भाई उसमें पुंकेसर है कि स्त्री केसर है, और तब हम कैसे कहेंगे उसको कि मोनोसियस है डायोसियस है। तो इसके इस जगह पे, इस शब्द की जगह पे हम थैलेसी का शब्द यूज करते हैं, समथैलेसी या विषमथैलेसी। समथैलेसी जब दोनों लिंग, यानी कि जब नर संरचना और मादा संरचना है दोनों एक ही स्ट्रक्चर पे हो, एक ही संरचना पे हो, तो हम इसको समथैलेसी कहेंगे। और जब दोनों संरचनाएं अलग अलग बॉडी पे हो तो उसको हम विषमथैलेसी कहते हैं। थैलस मतलब कि जिसका बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, रूट, स्टेम, लीफ में, जड़, तना और पत्ती में जो विभेदित नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं थैलस। तो इसीलिए यहाँ पे समथैलेसी और विषमथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट समझिए, एक है हमारा केचुआ। केचुआ में क्या है कि यहाँ भी ये उभयलिंगी वाली बात, यानी कि नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना एक ही बॉडी में होता है केचुआ में। तो केचुआ के लिए शब्द, और एक और टेपवर्म भी देख लीजिए, इस टेपवर्म के लिए भी नर और मादा एक ही बॉडी में, एक ही शरीर में होता है। तो इसके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो इसको भी देख लीजिए पॉइंट को, जंतु भी एक लिंगी और द्विलिंगी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। द्विलिंगी जंतु जिसमें दो नर और मादा दोनों है उसके लिए हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उभयलिंगी कहा जाता है, जैसे केचुआ, स्पंज, टेपवर्म एग्जाम्पल हो गया जिसमें द्विलिंगी दोनों लिंग एक ही शरीर पर पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो गया युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, है ना। जो भी युग्मक बनता है तो उसमें कोशिका का विभाजन होगा, उसके शरीर में जो जनक कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होगी तब युग्मक बनेंगे। तो इसमें कोशिका कैसे विभाजित करती है, चलिए देखते हैं। सभी विषम युग्मकी हेटेरोगैमेट्स, है ना, जिनमें नर और मादा गैमेट्स डिस्टिंग्विश हो, स्पष्ट पता चलता हो, प्रजातियों द्वारा दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं, नर और मादा युग्मक कहलाते हैं। सभी युग्मक अगुणित होते हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं, चाहे उनके जनक अगुणित या द्विगुणित ही क्यों न हो। तो ये युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, बस ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट, अगुणित जनक समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि द्विगुणित जनक असूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जिससे कि जो जनक है, जनक जो मेन बॉडी है, जो मेन स्ट्रक्चर है, जो शरीर है जिससे युग्मक का निर्माण हो रहा है, अगर वो अगुणित है यानी हैप्लॉइड है, वन एन कंडीशन है, तो वो युग्मक का जो निर्माण करेंगे वो युग्मक का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा करेंगे। ठीक है, क्योंकि चूंकि वन एन कंडीशन ऑलरेडी है उनका शरीर में, तो वन एन कंडीशन से अगर असूत्री से करेंगे तो हाफ हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है और सर्वाइव भी नहीं करेगा जंतु। तो इसलिए वहाँ पे युग्मक का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जबकि जो द्विगुणित जनक हैं जिनका प्लॉइडी कंडीशन 2n है तो वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा करते हैं, जिससे 2n कंडीशन से वह जो युग्मक है वो 1n कंडीशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करने वाले जीवों में मोनेरन, फंजाई, शैवाल और ब्रायोफाइटा है, एग्जाम्पल है ना। ये सब जो शरीर है, जीव शरीर है, ये हैप्लॉइड होता है, इसीलिए समसूत्री विभाजन द्वारा करते हैं। और असूत्री विभाजन द्वारा जो हायर प्लांट्स हैं और कुछ जंतु जो है, मतलब हायर जितने भी जंतु हैं वो सब और ये मियोसिस द्वारा युग्मक का निर्माण करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट इसमें जो है कि जो जीव असूत्री विभाजन द्वारा
युग्मक का निर्माण करते हैं वो कोशिका जो अर्धसूत्र विभाजन करती है उसको हम अर्धसूत्राणु कोशिका या म्योसाइट्स या गैमेट मदर सेल कहते हैं। इसको याद रखेंगे, अर्धसूत्राणु कोशिका कहेंगे या म्योसाइट्स इंग्लिश में, या गैमेट मदर सेल, जो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं युग्मक जन्म, उसके बाद हम युग्मक स्थानांतरण। ये कौन सी घटना है देखना हम लोग, निषेचन पूर्व की घटना है। देखिए युग्मक स्थानांतरण में कुछ खास नहीं है, 2-3 पॉइंट होगा। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में युग्मक का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है ना। जल के माध्यम में आसपास से ग्रो करते हैं और वहाँ इनके युग्मक जल के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। उच्च वर्ग के पौधे में युग्मक का हस्तांतरण परागण पॉलिनेशन विधि द्वारा होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे इसी क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में पॉलिनेशन के बारे में कुछ। और नेक्स्ट पॉइंट है, एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूँकि नर और मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों में बनते हैं, अतः ऐसे जीवों में युग्मक हस्तांतरण के लिए एक विशेष क्रियाविधि अपनाई जाती है ना। ये प्राणियों के लिए, तो ऊपर पौधे के लिए बात की गई थी। प्राणियों में नर और मादा चूँकि अलग अलग व्यष्टियों में उत्पन्न बनते हैं है ना, इसलिए वो अलग अलग क्रियाविधि अपनाई जाती है। अलग जंतु द्वारा अलग अलग क्रियाविधि अपनाई जाती है, जो धीरे धीरे आप जानेंगे आगे के चैप्टरों में। नेक्स्ट है निषेचन, दूसरा जो निषेचन। तो निषेचन में क्या होता है, अब जान रहे हैं निषेचन में क्या होता है ना। एक मादा युग्मक नर युग्मक के साथ में संलयित हो जाता है। ठीक है, मादा युग्मक के अंदर में नर युग्मक के न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, वो जाके मिल जाते हैं और इस तरह से जो संरचना बनती है ना, वो युग्मनज कहलाती है। इसी को बोलते हैं निषेचन। तो नर मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल देखिए। ये क्या है, रोटिफर बोलते हैं इसको। ये क्या है, हनी बीज है। ये क्या है, ये सहारा लेजर्ड है, छिपकली, सहारा छिपकली। और एक देखिए टर्की है। ये सब में क्या कॉमन है, तो इन सभी का एक चीज़ कॉमन होती है। इन सभी में एक चीज़ कॉमन होता है कि इनके जो अंडाणु होते हैं वो बिना निषेचन के ही विकसित हो सकते हैं। सभी के सभी नहीं, लेकिन कुछ जो निषेचित नहीं हुए वो भी विकसित हो सकते हैं। इनमें ये खासियत है ना। तो ऐसे जनन को हम पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें आप इसको टेक्स्ट को पढ़ लीजिए। इसको अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं इस जनन को। चलिए नेक्स्ट। अब इसको देखिए, ये क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ 2 मछली हैं, एक नर और एक मादा, मेल फिश और फीमेल फिश। फीमेल फिश एग लेकर रही है, अंडा दे रही है और ये अंडा बाहर की ओर निकल रहा है इसका शरीर से। और इसके ऊपर जो नर का स्पर्म है, यानी कि नर युग्मक है, उसका वो स्प्रे कर रहा है, जिससे बाहर में यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है शरीर के बाहर ना। दूसरा में भी ये मेढक में भी यही सेम इसी तरह का होता है। नीचे फीमेल, ऊपर मेल है। फीमेल जो है एग ले कर रही है, ऊपर से जो मेल है वो स्पर्म का स्प्रे करता है और इसका भी निषेचन बाहर हो रहा है। तो ऐसे निषेचन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल शैवाल का भी है, सेम इसी तरह से इनके युग्मक बाहर में पानी में संलयित होते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है। जब शरीर के अंदर ये जो मादा युग्मक है, नर युग्मक, ये दोनों का संलयन शरीर के अंदर अगर हो रहा है तो इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये भी टेक्स्ट आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल फंजाई है, सरीसृप है, पंक्षी है, स्तनधारी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब तीसरा जो हम लोग का है निषेचन पाश्च घटनाएं। तो निषेचन के बाद की घटनाएं क्या होगी, 2 मुख्य घटनाएं निषेचन के बाद होती है ना। हम लोग क्या कहते हैं, जो है युग्मनज का निर्माण होगा और भ्रूण का विकास होगा। तो देखिए युग्मकों के निषेचन के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के से फिर भ्रूण का निर्माण और उसका विकास प्रारंभ होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निषेचन के बाद की ये सारी घटनाएं निषेचन पाश्च घटनाएं कहलाती है। तो दोनों को देख लेते हैं एक थोड़ा पॉइंट्स जो है। युग्मनज,
सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मज का विकास समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है, जबकि अगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मज में प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन और फिर समसूत्री विभाजन द्वारा विकसित होते हैं। इस तरह समझिए ध्यान से कि जैसे कि अगर उनका जनक है ना, उनका जो जनरेशन है, अगर वह द्विगुणित जीवन चक्र वाले हैं यानी कि 2n कंडीशन वाले हैं, तो जो युग्मज हुआ वो तो सिंपल समसूत्री विभाजन करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनका सारा कोशिका वो द्विगुणित ही रहेंगे और शरीर वह द्विगुणित कहलाएंगे, है ना। लेकिन जो जीव अगुणित होते हैं 1n कंडीशन वाले हैं, तो लेकिन उनका युग्मज जो है वो 2n है, युग्मज हमेशा 2n होगा। तो युग्मज को 2n से उसका विकास जो है 1n में होना है, तो ऐसा कैसे संभव होगा? ऐसा संभव होगा अर्धसूत्री विभाजन से। तो अर्धसूत्री विभाजन ये पहली बार करेंगे, केवल पहली बार युग्मज जो है अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, जिससे वो 1n कंडीशन में आ जाएंगे और उसके बाद वो समसूत्री विभाजन के द्वारा फिर उसका विकास होगा और पूरा शरीर इनका विकसित होगा 1n कंडीशन में। तो यही कहा गया। नेक्स्ट है युग्मज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। ठीक है, इसको पॉइंट को याद कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, भ्रूण उद्भव एम्ब्रायोजेनेसिस। अब यहाँ भ्रूण का विकास के बारे में 2-3 पॉइंट है, देखिए इसको। युग्मज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूण उद्भव के नाम से जाना जाता है। भ्रूण विकास के दौरान कोशिका का विभाजन तथा उसका विभेदीकरण होता है। कोशिका विभाजन समझ में आ गया आपको, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यह कोशिका विभाजन हुआ। लेकिन जब कोशिका विभाजित होकर बहुत सारी संख्या में बन जाती है, तब वो कोशिकाएं विशेष रूप से विशेषीकृत होने लगती है, यानी विशेष काम के लिए वह एक उसमें बदलाव रूपांतरण आने लगता है, जो विशेष कार्य करने लगती है। तो ऐसी घटना को हम विभेदीकरण या डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो वो इसमें होगा। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि कोशिका विभाजन में विभेदीकरण में कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जो अभी हमने बताया। चलिए ठीक है, अब आप इसको 2-3 बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ डाउट होगा आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्लियर करते रहेंगे। और इसके बाद मैं इस चैप्टर का MCQ लाऊंगा। तो MCQ आप करेंगे एक अलग अंदाज में, जो कि अभी तक आपको नहीं मिला होगा। तो उसके पहले इस दोनों वीडियो को आप बारी से कई बार देखिए, समझिए और NCERT का बुक भी पढ़ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।